नमस्कार। आज पुनः इतिहास कुंभ में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में जो मैंने इसके पहले यूनान की सभ्यता पर आपको हेलेनिक युग और उसके बाद हेलेनिक युग पर मैंने चर्चा किया था। आज की क्लास में मैं हेलेनिस्टिक कालखंड पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले आज हेलेनिक युग में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी रह गई हैं, जैसे कि हम 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल के विषय में भी पढ़ेंगे। ये ओलंपिक खेल बड़े महत्वपूर्ण थे जो कि इसी हेलेनिक कालखंड का था। हमने हेलेनिक युग को, जो कि लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक की घटनाएं हैं, 323 बीसी तक की, उस कालखंड को 3 भागों में विभक्त किया था। उसमें हमने अंध युग की चर्चा की थी, जो लगभग 400 वर्षों का, 350 वर्षों का कालखंड है, जो 1200 से लेकर के 800 ईसा पूर्व का जो एक मोटा मोटी कालखंड है। उसमें बहुत सी घटनाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि ये एक संक्रमण का काल है, इसमें चर्चा हो चुकी है। इसमें हम देखते हैं कि लिपि का तो विकास हुआ है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, वो चित्रात्मक लिपि है। इसके अलावा हमने देखा कि उसमें जो दैवी, जो हमारे जो वहां के जो लोग हैं, उनका विकास हो चुका है, चाहे वो जीएस है, चाहे वो अपोलो है, चाहे वो ओसिडान है, और जो भी एथिना देवी हैं, जो एथेंस नगर की देवी हैं, ये सभी लोग एवं बुद्धि और विवेक की भी देवी हैं, विजय की देवी हैं। इनके अलावा जो बड़ी घटनाएं घट रही हैं वो वस्तुतः 800 ईसा पूर्व से घट रही हैं, जब उस समय भी यद्यपि लेखन का बड़ा विकास अभी तक नहीं हुआ है, लोग अधिक से अधिक बातों को स्मरण में ही रखते हैं, लेकिन जो यूनानी साहित्य है वह होमर के कालखंड से प्रारंभ हो जाता है। और उसने चूंकि वीरों की बड़ी बड़ी महान गाथाओं को लिखा है, इस जो उसमें उसने इलियड लिखी है, जो उसने जो है ओडिसी लिखी है, इन सब के माध्यम से लोग उसको सुनते थे और उसको याद रखते थे, और उसी के माध्यम से लोग श्रुत परंपरा के आधार पर उसको आगे बढ़ाते थे। हेसियॉड भी उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण लेखक है, उस समय का साहित्यकार है। उसने विशेष रूप से जो ग्रामीण सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर चर्चा की है। उसने उसमें लिखा है कि किस प्रकार, हालांकि उसने जो है उस समय के जो दैवी क्षेत्र है, जो धार्मिक जो है प्रस्फुटन है, उस पर भी वो अच्छा खासा लिखता है, लेकिन बेसिकली उसका जो मेन जो फोकस है, वो फोकस उसका ग्रामीण सभ्यता पर है। उसके दुख, उनके दर्द, ग्रामीणों का शोषण, वो उसकी लेखन का महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। इसी कालखंड में हम देखते हैं कि कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। यद्यपि ये ग्रामीण सभ्यता है, ग्रीक भाषा का विकास हो रहा है, राजतंत्र जो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है, अब वो 500 ईसा पूर्व के बाद से वो प्रजातंत्र में, गणतंत्र के रूप में विकसित हो रहा है। और वो गणतंत्र हम नगर राज्यों के रूप में देखते हैं। आगे शास्त्रीय युग जब प्रारंभ होता है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो विकसित हो रहे हैं। यद्यपि इस समय सैनिक राज्य हैं, सैनिकों का प्रभाव है, योद्धा हैं लोग, उन्हीं का ज्यादा महत्व है, लेकिन धीरे धीरे ये सभ्यता, ये संस्कृति, इसमें कृषि, व्यापार, खेल कूद, इन सब का जो एक सांस्कृतिक और सामाजिक जो एक जीवन होता है, उसका एक अच्छा खासा हम जो है विवरण देखते हैं, जो कि वीरगाथा कालखंड में है। महत्वपूर्ण सबसे अधिक कालखंड है शास्त्रीय युग। शास्त्रीय युग में हम 500 ईसा पूर्व से लेकर 323 बीसी तक की घटनाओं को देखते हैं, जबकि सिकंदर की मृत्यु होती है। और उसमें 2 नगर राज्यों का विकास, स्पार्टा और एथेंस का विकास, उसमें भी क्लेस्थनीज और पेरिक्लीज, इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस पर हम अलग से भी चर्चा करते हैं इन दोनों राज्यों पर। एथेंस मुख्य रूप से गणतंत्र को आगे बढ़ा रहा है, जबकि स्पार्टा जो है वो सैनिक निरंकुश तंत्र को आगे बढ़ा रहा है। सैनिकों का, योद्धाओं का, यहाँ वीरों का यहाँ ज्यादा महत्व है। गणतांत्रिक जो प्रणाली है वो विकसित हो रही है इस समय में। हम देखते हैं कि यही कालखंड है जबकि दर्शन, कला, स्थापत्य, विज्ञान, इन सब के क्षेत्रों में जो एक्सप्लोरेशन है, अलग अलग नए क्षेत्रों में विकास हो रहा है व्यापार के लिए, या जो नावी जा रहे हैं, जहाजें जा रही हैं। क्योंकि ये जो हम देखते हैं, जो यूनान को हमने देखा है कि किस प्रकार से कैस्पियन सागर और आयोनियन सागर, भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यापार को बड़ा गति देता है। तो इसलिए यहाँ के जहाजी बेड़े, यहाँ के जो नौ वहन का, संचार का जो साधन है, इन सब ने जो है यूनान को एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है। और इसको हम देखते हैं कि शास्त्रीय युग में इसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस कालखंड में हम 4 प्रमुख युद्ध देखते हैं जो फारस के साथ यूनान के संघर्ष को दिखाता है। उसमें यूनान एक युद्ध हार गया था, थर्मोपोली का युद्ध, जिस युद्ध की चर्चा जब हम भारत के संदर्भ में देखते हो तो हल्दी घाटी युद्ध से किया जाता है। तो वो थर्मोपोली का बड़ा ही भयानक युद्ध, जिसपे 300 मूवी बनी है, 300
नाम से, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध है। और उसमें जो है यूनान के ही कुछ लोगों द्वारा, सेनापतियों द्वारा जो है धोखा दिया गया, जिसके नाते वो 300 की सैनिकों की जो शक्ति थी वो पराजित हो गई फारस की शक्ति से। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि बाकी मैराथन का युद्ध होता है जो 490 ईसा पूर्व में। उसमें डेरियस प्रथम जो है वहां का शासक है फारस का, लेकिन उसमें यूनान विजयी होती है, विजय हो जाता है यूनान का। थर्मोपोली के युद्ध में मैंने अभी चर्चा किया 480 ईसा पूर्व में हो रहा, उसमें यूनान निश्चित रूप से पराजित होता है। लेकिन इसके बाद सैलामिस का युद्ध और इसके बाद एक युद्ध होता है प्लेटियो का। मैं इसके पहले मैप में चर्चा कर चुका हूं कि किस प्रकार से एथेंस के बगल में ये यहां पर मैराथन, यहां पर ये आप देख सकते हैं थर्मोपोली, इसके बाद यहां पर प्लेटियो और ये सैलामिस, ये चारों खंड हैं जहां पर युद्ध होते हैं भयंकर। सैलामिस का युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है। उसमें जो जंगी जहाजों ने जो है बड़ी बुरी तरह से जो फारस की सेनाओं को पराजित किया। इसके बाद प्लेटियो के युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया था 479 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार से जो चार बड़े महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं इसी कालखंड में होते हैं। पेलोपोनेशियन का युद्ध, जो युद्ध स्पार्टा और एथेंस के बीच होता है, यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एथेंस को बिल्कुल पतन की ओर ला दिया। पेरिक्लीज, जिनका युद्ध बड़ा स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, उनके जीवन के, उनके शासन के अंतिम वर्षों में यह युद्ध शुरू हुआ 431 ईसा पूर्व में। मैं बता दूं आपको, यह बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है पेलोपोनेशियन का युद्ध। नेशियन, यह बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था स्पार्टा और एथेंस के बीच में। ये 431 बीसी से शुरू होता है और 405 बीसी तक चलता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें अंततः स्पार्टा विजयी होता है और एथेंस का जो गौरव है, एथेंस जो यहां का नगर है, ये इसका गौरव क्षीण होता है। स्पार्टा बड़ा महत्वपूर्ण शहर के रूप में, बड़े महत्वपूर्ण नगर राज्य के रूप में आगे बढ़ता है। वो अलग कारण है कि वो बड़े युद्ध प्रिय थे, बड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले थे, योद्धा प्रकृति के थे और वो चीजें आगे आई। जबकि ये दोनों ही मिलकर के अभी कुछ वर्षों पहले ही जब देखते हैं थर्मोपोली और सैलामिस का युद्ध होता है, इन युद्धों में स्पार्टा और एथेंस ने सम्मिलित रूप से फारस को पराजित किया था और अपनी सभ्यता को चरमोत्कर्ष की ओर ले गए थे। तो लेकिन अंदर का जो लड़ाई थी, जो छोटे छोटे राज्यों के बीच के अपने संघर्ष थे, वो किसी राज्य का सहयोग लेकर के दूसरे राज्य के ऊपर हमला करने की जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति ने इतने लंबे युद्ध को, पेलोपोनेशियन के युद्ध को महत्व दिया और उसने अंततः एथेंस की सभ्यता को नीचा प्रस्तुत किया, पराजित किया और उसको एक प्रकार से इस गौरवमय संस्कृति को, गौरवमय सभ्यता को एक प्रकार से विलुप्त प्राय जैसा कर दिया। यद्यपि उसके जो प्रभाव आगे भी बने रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड रहा। इसमें जो है रोम ने इसी सभ्यता के आधार पर, यूरोप ने इसी सभ्यता के आधार पर अपना पूरा संस्कृति, पूरा जो गौरव है, जो सभ्यता है, उसको उसने विकसित किया है। लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कालखंड था जो मैंने बताया कि शास्त्रीय युग में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, ये चार युद्ध ये और एक ये बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। इसके बाद मैं चर्चा कर चुका हूं कि ये कालखंड जो है दार्शनिकों का जीवन कालखंड है। इसमें सुकरात होते हैं, इसमें प्लेटो होते हैं, इसमें अरस्तु होते हैं। अरस्तु ही वो व्यक्ति हैं जो कि अलेक्जेंडर के गुरु के रूप में हैं, गुरु हैं। और हम याद करने के लिए इन तीनों लोगों का एक मेमोरिज बना लेते हैं कभी कभी कि कैसे याद कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और इनके फिर शिष्य थे अलेक्जेंडर। सुकरात बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज के लिए प्रसिद्ध है, जो डाउट एवरीथिंग के लिए प्रसिद्ध है कि सब पे संदेह करो, सत्य की खोज करो, तर्क के लिए जाना जाता है, जिसने सत्य की रक्षा के लिए जो है जहर का पान किया। उनके शिष्य प्लेटो रिपब्लिक के लिए जाने जाते हैं, वो उनका बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एकेडमी नामक एक संस्था बनाई जिसमें वो चर्चा किया करते थे, डायलेक्टिक मेथड्स पे चर्चा किया करते थे। वो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से एकेडमी आगे भी, जब हेलेनिस्टिक कालखंड आ रहा तो दो भागों विभक्त होता है और लोगों के लिए जो है अभी भी जो है चर्चा और तर्क का जो है महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। इनके शिष्य के रूप में हम अरस्तु को पाते हैं। अरस्तु को भी हम जानते हैं कि अरस्तु जो है पॉलिटिक्स और एथिक्स नामक पुस्तक के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा कालखंड है ये बड़ा महत्वपूर्ण। अब हम आइए नगर राज्यों पे चर्चा करते हैं। ये जो दो नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हम मैप में भी इसको देख सकते हैं। स्पार्टा ये मुख्य भूमि पर है, यहां पर आप देख सकते हैं ये है, और एथेंस इधर है।
ये दो ही मुख्य वो नगर राज्य थे। वैसे और भी दो चार अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे क्रीट की सभ्यता में भी थे। क्रीट के बड़े, मैंने पिछले वाले में बताया कि नोसोस जगह था। इसके अलावा जो है वहां पर मालिया एक जगह था। इस प्रकार से बहुत सी जगहें थी जहां पर कि इस प्रकार की सभ्यता विकसित हुई। लेकिन जो स्थान कोरिन्थ एक जगह थी, लेकिन जो महत्व स्पार्टा और एथेंस ने प्राप्त किया, जो गौरव, वो पूरे यूनान में उस प्रकार का गौरव नहीं मिला। तो हम इन दोनों ही नगर राज्यों को अलग से समझते हैं। इन नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था, और चूंकि ये बड़े ऊंचे पहाड़ पर या उच्च स्थान पर होते थे, जिनको एक्रोपोलिस कहा जाता था। ये एक्रोपोलिस मुख्य रूप से जो राजा होता था वो उच्च स्थान पर रहता था, और उसके इर्द गिर्द अलग अलग जगहों पर नीचे के स्थान पर जो है आप देखेंगे तो बाकी नगर था। तो नगर और राज्य की स्थिति उच्च थी। तो नगर राज्य इस प्रकार से बनता था जिसको एक्रोपोलिस कहा जाता था, और नगर राज्य को पोलिस कहा जाता था। तो ये जो उच्च स्थान पे पहाड़ी पे होता था उसको एक्रोपोलिस कहा जाता था। दो नगर राज्य बड़े महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। हम अलग अलग देखते हैं कि एथेंस की क्या स्थिति थी, स्पार्टा की क्या थी। देखिए क्या है कि जो स्पार्टा है वो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में है। वहां पर कृषि का बहुत कम स्थान है। वहां पर जो भी जीविका के साधन हैं वो पत्थरों के माध्यम से हैं। कुछ कला के नमूने हैं, मूर्तियां हैं, जो गहने हैं, इन सब का जो हम ट्रेड और व्यापार कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजों का हम वहां पे वर्णन देखते हैं, जो कि स्पार्टा में है। लेकिन जो एथेंस है वहां अच्छी भूमि भी है, वहां कृषि भी हो रही है। गेहूं है, अंगूर है, अंजीर है, इसके अलावा जैतून है। इन सब का हम देखते हैं कि वहां पर एक अच्छा, बहुत बढ़िया जो है वहां पे फसल भी हो रही है। स्पार्टा के साथ ये जो धनात्मक पक्ष है, जो प्लस पॉइंट है, ये नहीं है। लेकिन यहाँ के जो स्पार्टा का, चूंकि जैसा कि मैं पहले के भी अपने किसी एपिसोड में बताया हूं कि जो भूमि होती है, जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं, जो भौगोलिक वातावरण होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार उस देश की जो है विकास होता है, उसी का अकॉर्डिंग उसका व्यापार होता है, उसी के अनुसार वहां का जो आबो हवा है, उसी के हिसाब से वहां की राजनीति होती है, वहां का तंत्र, राजनीतिक तंत्र होता है। और स्पार्टा ने, जैसा कि मैंने मराठों के संदर्भ में बताया था कि किस प्रकार से मराठे जो है अजेय थे, और किस प्रकार से उनकी जो है युद्ध कौशल जो है वो पूरे भारत में उसका जो डंका बजता था, और उन्होंने पूरे मुगलों को परास्त किया, दूर दूर तक, दिल्ली तक जो है वो पहुंच गए। ये जो स्थिति मराठे लोगों के पक्ष में थी, ठीक ऐसे ही स्पार्टा के भी पक्ष में थी। ये स्पार्टा बहुत ही पहाड़ी, उच्च पहाड़ियों पर रहने वाले लोग थे। यहाँ का लोगों का जो जीवन था वो सैनिक तंत्र पे आधारित था, सैनिक, और बड़े कठोर अनुशासन में रहते थे। आप ये लगभग जो है 7 वर्ष की अवस्था से ही इन लोगों को जो है सैनिक बैरकों में भेज दिया जाता था। ये 7 से लेकर के 20 वर्ष तक वहां पे कठोर अनुशासन में रहते थे। इसके अलावा जो बच्चा या जो व्यक्ति है, वहां पे ये माना जाता था कि जो संतानें हों वो योद्धा हों, वो सैनिक हों, और अगर उसमें जरा से भी कोई कमजोरी होती थी तो उसको एक प्रकार से जीने का अधिकार तक नहीं था। ये जो योद्धा भाव था वहां का, उसने वहां एक बड़े कुशल सैनिकों को, अनुशासित लोगों को, और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, सैनिक तंत्र था, निरंकुश सैनिक तंत्र था, उसको उन्होंने वहां पे जो है बढ़ावा दिया। ये जो राजतंत्रात्मक पद्धति है, फिर इसके बाद कुलीन तंत्र का आना, या कुलीन तंत्र के बाद फिर उससे जो एक उबन होना, और लोगों में 600 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास जो लोहे के आविष्कार के बाद जो कृषि का विकास होता है, और उसके बाद जो तरह तरह के व्यापार बढ़ते हैं, जो नगरीय जीवन बढ़ रहा है, वो हर जगह बढ़ा है। ऐसा नहीं कि नगर राज्य केवल यूनान की सभ्यता में विकसित हुए हैं, वो भारत में भी विकसित हो रहे हैं, वो ऐसे ही मेसोपोटामिया में भी विकसित हो रहे हैं। हर जगह हम देखते हैं, हम जनपद का विकास देखते हैं भारत के संदर्भ में अगर देखें, चर्चा करें तो महाजनपद के विकास हो रहे हैं। ये सब जो है लोहे के विकास के नाते, लोहे के औजार, लोहे के उपकरण जो हैं, लोहे के जो टूल्स हैं, जिनका उपयोग हो रहा है, युद्ध में भी हो रहा है, जिनका उपयोग जो है कृषि में भी हो रहा है, इन सब ने एक नए प्रकार के लोगों का, एक नए प्रकार के सामाजिक जीवन को सामने लाया। यही विकास एथेंस और स्पार्टा में भी हो रहा है, नगरों का उदय हो रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ एक लाइकर्गस है, ये स्पार्टा में एक, यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि डोरियंस जाति है, जिसने जो है स्पार्टा के को मूल रूप से जो विकसित किया। यहाँ पे डोरियन, यहाँ पे आयोनियन है एथेंस को विकसित करने में आयोनियन सब लोगों का बड़ा महत्व है, जबकि यहाँ जो स्पार्टा है वो डोरियंस जाति जो है उसने वहां के मूल निवासी के रूप में उसको विकसित करते हैं। हम देखते हैं कि जो स्पार्टा है
उसको लाइकर्गस ने जो है वहां पे राजनीतिक और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित किया, सैनिक तंत्र को विकसित किया, और लाइकर्गस जो है वो वहां पे संविधान को निर्माता और निर्माण करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। लाइकर्गस ने यहाँ पे आप देख सकते हैं 625 ईसा पूर्व में उसने जो संविधान का निर्माण किया है, वो संविधान का वहां पे जनक माना जाता है। इसी प्रकार से वहां पे ये मैं बता चुका हूं आपको कि किस प्रकार से सैनिक शासन हुआ करता था। अस्वस्थ बच्चों को जीवन का अधिकार नहीं था, इस पे मैंने चर्चा किया है। इसके अलावा वहां पर जो ओलंपिया में जो ओलंपिक खेल होते थे उसका भी बड़ा महत्व था। ये ओलंपिया आप यहां देख सकते हैं, अगर ये मैप देखें तो ये जो स्पार्टा है, ये जो स्थान है यही ओलंपिया है। यहां पर जो है गेम होते थे, खेल होते थे, और इसमें जो है 776 ईसा पूर्व में ये ओलंपिक का खेल होता था। वहां पर हम स्पार्टा नगर में देखते हैं कृषि व्यापार ये सब, तो जो मैंने बताया कि व्यापार का वहां महत्व, कृषि का उतना नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो उसी के अकॉर्डिंग जो सामाजिक जीवन संरचना बन रही, जो कपड़ा है, रहन सहन है, उन सब के नाते जो वहां का एक सामाजिक जीवन विकसित हो रहा है, उसने जो है सैनिक जो जैसा मैंने भी बताया कि लाइकर्गस ने बड़ा महत्व दिया था, और उसने जो है सैनिक और राजनीतिक, उन सामाजिक, इन सभी जीवन को व्यवस्थित बनाया। तो इसके नाते वहां पे खेलों को बड़ा महत्व मिला, क्योंकि कुल मिलाकर के जैसा मैंने बताया कि स्पार्टा में अनुशासित और सैन्य प्रबंध वाले योद्धाओं की आवश्यकता थी। तो खेलों का, व्यायाम का बड़ा महत्व था, इसलिए 1 महीने तक वहां ओलंपिक के खेल हुआ करते थे। कहा जाता है वो जीएस को प्रसन्न करने के लिए होते थे, लेकिन उसमें जो जीत जाता था, जो विजयी होता था, उसको जैतून का हार पहना जाता था। ये सारी चीजें जो है स्पार्टा के नगरी जीवन को, स्पार्टा के यहां भी जो है यहां हम देखते हैं कि यहां जो शासन है ये मुख्य रूप से 2 लोगों में विभाजित होकर के है। यहाँ के शासक 2 हैं, सीनेट में जो बैठने वाले हैं सदस्य जो हैं वो 2 राजा हैं एक साथ, जबकि एथेंस में ऐसा नहीं है। एथेंस में हम गणतंत्र को देखते हैं, डेमोस को, जो वहां के स्वतंत्र नागरिक हैं उनको डेमोस कहा जाता था। वो डेमोस से ही डेमोक्रेसी शब्द का विकास हुआ है। तो ये जो एथेंस में जो थीसियस है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि वो किस प्रकार से मिनोटोर को, जो एक मनुष्य के रूप में जिसका जो है शरीर है और जो है बैल के रूप में जिसका मुंह है, उस मिनोटोर को मारने वाला जो थीसियस है वो बड़ा महत्वपूर्ण शासक था। और उसने जो है एथेंस में जो यहाँ की जो देवी हैं, एथेना देवी, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हुए एटिका जो क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ का ये जो एटिका के 12 राज्य हैं, उनको मिलाकर के एथेंस नगर की स्थापना किया है। और इसमें वहां भी जब से हम यहाँ लाइकर्गस को देखते हैं तो वहां हम ड्रेको को देखते हैं। ड्रेको जो है वो उसने जो है वहां पे संविधान का निर्माण करने वाले, कानूनों को लिपिबद्ध करने वाला पहला व्यक्ति है। यद्यपि ये कानून अभिजात वर्ग के लिए है, फिर भी उसने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहां सोलन है जो गणतंत्र का संस्थापक माना जाता है। सोलन ने क्या महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए, जैसे उसने थीट्स को, जो वहां के श्रमिक वर्ग है, उसको उन्होंने मताधिकार का अधिकार दिया, क्योंकि वहां के समाज में सिर्फ जो स्वतंत्र नागरिक थे उन्हीं को जो है मताधिकार था। महिलाओं को, दासों को और मजदूरों को इन सब का कोई अधिकार नहीं था। जो नागरिक हैं स्वतंत्र है लेकिन अनागरिक हैं जो उस यूनान के नहीं, उनको भी उसका अधिकार नहीं था। लेकिन थीट्स ने दिया, उन्होंने वहां पे बोर्ड जो समिति है जहां पे आम जन बैठते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी, 400 लोगों की सदस्य संख्या थी। वहां पे उन्होंने न्यायालयों की स्थापना की और चुनाव द्वारा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला वहां पे उन्होंने तैयार किया। क्लेस्नीज को हम पढ़ते हैं। क्लेस्नीज एक बड़ा ही जो वहां के एथेंस है, वहां के जो गणतंत्र है उसके संस्थापकों में द्वितीय स्थान रखते हैं। दूसरा जो गणतंत्र का संस्थापक शासक है वो क्लेस्नीज है। क्लेस्नीज के बाद हम पेरिक्लीज का युग देखते हैं। पेरिक्लीज 400 लगभग 90 ईसा पूर्व में जन्मे व्यक्ति हैं, 429 ईसा पूर्व तक चलते हैं, और वो कालखंड है जिसमें हम ये चारों युद्ध देखते हैं। इन्हीं के समय में पेलोपोनेशियन का युद्ध भी मैंने जैसा चर्चा किया पेरिक्लीज के युग में होता है। पेरिक्लीज का युग लेकिन एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वहां पे वो जो एथेना देवी का जो मूर्ति है कांस्य की, जो फीडियस नामक एक महान मूर्तिकार है जो बनाता है, जो ओलंपिया पर्वत पे जो है फीडियस ही जो है वहां पे जीएस की मूर्ति बना रहा है ओसिडान में, वही फीडियस यहां पर एथेना में भी, एथेंस के लिए जो है वो एथेना देवी की मूर्ति बनाता है। तो ये जो एथेंस और स्पार्टा के जो चर्चाएं हैं, जो एथेंस का राज्य है, जो स्पार्टा का राज्य है, इस प्रकार से एक बड़े गौरवशाली राज्य के रूप में हमारे सामने निकल के आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हेलेनिक कालखंड है, ये कालखंड पूरे यूनान की सभ्यता का आधार भूमि है। जो हम जिस सभ्यता को
पूरी विश्व की सभ्यता का, विशेषकर यूरोप की सभ्यता का जनक मानते हैं, वो सभ्यता जो है जननी के रूप में जो मानी जाती है, जो संस्कृति, वो सभ्यता मुख्य रूप से हेलेनिक जो कालखंड है, जो लोहे का जब आविष्कार हो जा रहा है, आविर्भाव हो जा रहा है, उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई है, उसको लेकर के ही हम पूरी दुनिया में इसको जानते हैं। इस सभ्यता में जैसा कि मैंने बताया कि एथेंस और स्पार्टा ये दो नगर राज्य थे, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि इसमें एथेंस में गणतंत्र की प्रणाली है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि यहां यह समझने की बात है कि सभी लोगों को मताधिकार नहीं है। मताधिकार उन्हीं लोगों को है जो स्वतंत्र नागरिक है ना। यद्यपि उसमें फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। आज के लोकतंत्र जैसा नहीं है वो, जैसा आज लोकतांत्रिक मूल्य हमारे पास है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो झलक मिलती है वो यहाँ एथेंस से हमको देखने को मिल रही है। तो एथेंस इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। और एथेंस में जो है लोगों की बात को सुनने के लिए जो समिति की मैंने चर्चा की, बोल नामक संस्था थी, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो है मैंने क्लेस्थनीज की चर्चा कर लिया आपसे इसी क्रम में कि एथेंस को जो बनाने वाला जो सेकंड जो संस्थापक के रूप में लोकतंत्र का, वो एक उनका बड़ा महत्व है। और वो एक प्रकार से लोकतंत्र के वहां पर और गणतंत्र के पिता के रूप में जो है क्लेस्थनीज का महत्व है। पेरिक्लीज जो जैसा मैंने बताया युद्धों के कालखंड के बीच में ही उनका जन्म, और इसके बाद जो है पेलोपोनेशियन युद्ध जो होता है उस उनके कालखंड में ही होता है, शुरुआत उसी समय हो रहा है। तो ये शुरुआत के 2 वर्ष उनके कालखंड से संबंधित है। तो ये कुल मिलाकर के जो पेरिक्लीज है, जिसका युग जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जा रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये कुल मिलाकर के अंध युग, वीरगाथा काल और शास्त्रीय युग, इसने जो है यूनान की सभ्यता के हर रंग को प्रस्तुत किया है। वो कला का है, फीलियस जैसा कलाकार आपको दिख रहा है, पार्थेनान में स्थापत्य दिख रहा है हमको। इसके अलावा हम देखेंगे तो विज्ञान दिखेगा, विज्ञान के सारे दर्शन हमें थेलिस, और इसके अलावा हमको जो है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे दार्शनिक दिख रहे हैं। इसी कालखंड में हमको जो है लास्ट में आते आते सिकंदर जैसा महान शासक मिल रहा है, जो जिसने यूनान की सभ्यता को मकदूनिया से ले जाकर के और झेलम नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। और उसको हम हेलेनिस्टिक कालखंड में फिर देखेंगे कि वो सभ्यता किस प्रकार से ग्रीक की सभ्यता को एक नए रूप में जो है सामने लाता है और अन्य देशों की सभ्यताओं को, अन्य देशों की संस्कृतियों को अपने में लेकर के समेट लेता है। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूनान की सभ्यता ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके नाते हम यूनान की सभ्यता के ऋणी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हेलेनिक युग पर हमने चर्चा की, लौह कालखंड पे चर्चा की, कुछ युद्धों पर आपको मैंने बताया कि ये जो 4 युद्ध थे, मैराथन, थर्मोपोलिस, सैलामिस और प्लेटियो इनका क्या महत्व था। ओलंपिक खेल इसी कालखंड की देन है। ये सारी चीजें, होमर और इलियड और ओडिसी जो इनके महान, होमर का जो महान ग्रंथ है, हेसियाड जो है महान जो साहित्यकार है, यूनानी साहित्य के साथ ही जिस प्रकार से लेखन का विकास हुआ है, ये सभी जो है हेलेनिक कालखंड, एक प्रकार से हेलेनिक जो है वो मध्य बिंदु भी है, ज्वाइंट का करने वाला कालखंड है, जो कि सभ्यताओं का जोड़ रहा है, सभ्यताओं के उदय का कालखंड को जोड़ रहा है। इसलिए हेलेनिक का बड़ा महत्व है। हम इसके बाद अगले वीडियो में हेलेनिस्टिक कालखंड पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।